हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मोस्ट डिपेंडेबल एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वास्तिक एकेडमी। तो फिर कल की क्लास से फिर ये कंटिन्यू हो रहा है कल की क्लास। तो जैसा कि कल मैंने आपको शोध पढ़ाया था और शोध का अर्थ, परिभाषा सब बताया था मैंने। एक बार मैं उसको फिर से आपको रिवीज़न कर दे रही हूँ ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो फिर से देख ले एक बार कि शोध का अर्थ और परिभाषा में मैंने कुछ MCQ वगैरह बताए थे, तो वो सब आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए मैं इसको तो कंटिन्यू करूँगी ही। आज मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसा मैंने कि देखा है कई कोचिंग में देखा है, कई लोगों को देखा है कि TGT PGT का नेट का चाहे सिलेबस हुआ तो वो सब सिलेबस को एक साथ पूरा आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं सिलेबस को। कि टेक्सटाइल का, जैसे हम होम साइंस का सिलेबस है तो टेक्सटाइल का सिलेबस ये है, न्यूट्रिशन का ये है, न्यूट्रिशन में इतना आएगा, तो बच्चे थोड़ा सा देख के घबरा जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं जिस तरीके से तैयारी करती हूँ मैं उस तरह से आप लोग को बता रही हूँ और मैं उसी तरह से आप लोग का प्रिपरेशन भी कराऊँगी। मान लीजिए जैसे मैं शोध का करा रही हूँ अभी, तो शोध का क्या सिलेबस है नेट में, JRF में, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या सिलेबस है, पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम शोध पढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे ऐसे हो गया। फिर मान लीजिए हम टेक्सटाइल उठा रहे हैं, टेक्सटाइल का क्या सिलेबस है TGT में, PGT में और नेट में, JRF में, आपके PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में है, हायर एजुकेशन में, सब में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, GIC में, डाइट में, सब में टेक्सटाइल का, मैनेजमेंट का एक स्टेप वाइज मैं आप लोग को सिलेबस डिस्कस करूँगी और वो चीज़ उठा के आप लोग को पढ़ाना शुरू करूँगी। मैं स्टार्टिंग में ही पूरा एक हवा की तरह एकदम बड़ा सा पूरा आपको सिलेबस नहीं दिखाना चाहती हूँ। और आजकल हम लोग एक तरह से देखा जाए, हम लोग हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, कोई 9th-10th के बच्चे थोड़ी हैं कि जो किसी को सिलेबस नहीं पता होगा। भाई हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आजकल तो नेट पे इतना सिलेबस, हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोग सब सिलेबस देख के ही एक बच्चा कोचिंग का सिलेक्शन करता है, टीचर का सिलेक्शन करता है कि हाँ मेरा सिलेबस ये है, तो क्या ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक मेरा यही सोचना है कि मैं स्टेप वाइज उठाऊंगी। अगर मैं टेक्सटाइल पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि हाँ TGT के पोर्शन में टेक्सटाइल का ये सिलेबस है, PGT का ये है टेक्सटाइल में, तो मैं टेक्सटाइल पढ़ाना शुरू कर दूंगी। चलिए फिर कल की क्लास को मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं शोध के अर्थ को थोड़ा सा और आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ और आई थिंक आप लोग को कल की क्लास में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। देखिए मैं शोध के अर्थ को एक बार आप लोग को फिर से बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कभी आप लोग भी सोचते होंगे कि शोध क्यों किया जाता है, क्यों कोई छात्र हुआ या कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट ही शोध करता है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो जिज्ञासु पर्सन होते हैं, वो सब भी शोध करते हैं। ये नहीं कोई ज़रूरी कि जो आप PhD कर रहे हैं और डिग्री के लिए ही शोध की जाती है, नहीं। कई लोग होते हैं कि कई नए जगह पे जाते हैं, उनको कुछ नई चीज़ दिखती तो उसके प्रति वो नया खोज करने के लिए भी शोध करते हैं। तो शोध ऐसी चीज़ है कि शोध जब भी हम करने जाते हैं इसमें सबसे पहले है ना हमारी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के पास कोई चीज़ देखे, ठीक है, आपने सोचा कि नहीं मुझे भी सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए। अब जैसे हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं और होम साइंस की में मोस्टली हम लोग लड़कियां ही हैं, लेकिन आजकल तो लड़के भी होम साइंस लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसी को लेते हुए मैं एक बात कह रही हूँ कि मान लीजिए जैसे हम लोग ने किसी लड़की को कोई अच्छा सूट पहना हुआ देखा हमने, ठीक है, हमने कहा नहीं हमें भी सेम ऐसे ही मटेरियल का और ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी का सूट चाहिए। अब हम मार्केट में क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे और हम मार्केट में जाके देखेंगे, दुकान में जाके तो वो क्या है, वो आवश्यकता ही हमारी समस्या का रूप ले ली। ठीक है, वो आवश्यकता ही हमारे लिए समस्या बन गई। अब उस समस्या को हम दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम
हर एक एक शॉप में जाके देख रहे हैं कि क्या मुझे उसी एम्ब्रॉयडरी की, उसी मटेरियल में, उसी फैब्रिक में मुझे क्या मेरा मतलब मेरा सूट मुझे मिल पाएगा, मुझे मेरी मतलब मेरी ज़रूरत पूरी हो पाएगी, मेरी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, शोध का अर्थ यही है कि मतलब आपको क्या हुआ, आपने उसको देखा, आपको एक नई चीज़ मिली कि अरे देखो कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी, कितना अच्छा फैब्रिक है, एक नया चीज़ आपको मिला ना। तो जस्ट एज इट इज शोध में भी यही होता है कि आप जब शोध करने जाते हैं या आप किसी भी फील्ड में जाइए या जनजातीय एरिया में जाइए या फिर मान लीजिए आप ताजमहल ही देखने गए, तो जब आप उसके बारे में जब उसको देखेंगे, उसकी नक्काशी को देखेंगे, उसमें किए गए कलाकृति को आप देखेंगे, तो आपको होगा कि मैं इसके बारे में जानूं कि इसको कैसे किया गया है, इसको मतलब किस समय किया गया था, इसमें क्या क्या यूज़ हुए थे उस समय में। तो आप क्या होता है, आप एक नए चीज़ को प्राप्त करते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और शोध का यही अर्थ होता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए नवीन ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। ठीक है, नवीन ज्ञान का प्रकाश होता है और नवीन ज्ञान का प्रसार होता है। शोध का यही अर्थ होता है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि शोध को इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, रिसर्च कहा जाता है। और रिसर्च लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी मैंने कल आप लोग को क्लियर किया था, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसमें री का मतलब होता है पुनः, या फिर आप इसको दोबारा भी कह सकते हैं। और सर्च का अर्थ होता है खोजना। ठीक है, खोजना। ठीक है, पुनः या फिर दोबारा खोजना। अब जैसे मान लीजिए आज से 20 साल पहले किसी ने मतलब ताजमहल की कलाकृति के बारे में मान लीजिए किसी ने शोध लिखा होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उस समय उतना मतलब उसको जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई होगी, उतनी नई टेक्नोलॉजी डेवलप रही होगी जितना अब आप करेंगे और आपको प्राप्त होगी। तो आपके शोध में और उसके शोध में चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस आना जरूरी है। एज इट इज़ आप अगर किसी का शोध उठा के लिख दीजिए तो वो शोध नहीं होता है, वो शोध बिल्कुल मतलब रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, वो शोध नहीं होता, निरर्थक है वो शोध। तो उसमें बदलाव आता है, मतलब आप उस चीज़ को आपने चेंज किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शोध का इंग्लिश में रिसर्च होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। री का मतलब पुनः और सर्च का मतलब खोजना, मतलब दोबारा किसी चीज़ पुनः खोजना, पुनः किसी चीज़ पे शोध करना ही रिसर्च कहलाता है। ये आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये मैथ वाले क्लास सर का है, इसको मैं डिलीट कर दूं। मेरे ख्याल से आप लोग को सोच समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ कहीं भी डाउट होगा, कोई क्लियर होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोग के सारे डाउट को क्लियर करूँगी। मेरी मतलब इस समय यही आप लोग से मतलब वो है कि आप लोग अपने डाउट को, अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने आप लोग को परिभाषा बताया था कि क्या कहते हैं, परिभाषा बताई थी और बुक भी बताया था आप लोग को। एक बुक थी आप लोग की रेडमैन की, मैंने वो ट्रिक भी आप लोग को बताया था। मैं फिर से दोबारा बुक बस आप लोग को रिवाइज करा दे रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जल्दी नहीं मिलती है, जल्दी आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं बुक लिख दे रही हूँ आपको, देखिए रेडमैन की रेडमैन एवं मोरी, इनकी बुक है द रोमांस ऑफ रिसर्च। द रोमांस ऑफ रिसर्च।
ओह सॉरी आएगा तो क्या हो रहा है, ये ज्ञान का प्रसार ही तो हो रहा है, आपके शोध का प्रसार ही तो हो रहा है। इसके द्वारा किसी भी नए तथ्य, नए सिद्धांत या विधि, वस्तु खोज आदि या फिर का मतलब विकास होता है। नया चीज़, हर चीज़ नया मिलता है शोध से, ठीक है। या फिर नहीं तो जो प्राचीन तथ्य होते हैं और विधि होते हैं उसमें परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए इस लाइन को देखिए, प्राचीन तथ्य और विधि में कैसे परिवर्तन किया जाता है। जो मैंने आपको फिर वही चीज़ आ रही है, जो पहले शोध किया जा चुका है आप उसी टॉपिक पे अब शोध करेंगे तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएंगे। आप मान लीजिए आप किसी जनजातीय एरिया में जाके किसी ने आज से काफ़ी साल पहले किया है रिसर्च वहाँ की महिलाओं के पोषण के बारे में, उस समय की स्थिति क्या पता बहुत दयनीय रही हो, लेकिन अब इतना डेवलप हो गया है हमारा इंडिया, तो क्या पता अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई हो। तो आपके शोध में चेंजेस आ जाएंगे, जो पहले था उससे आपका तथ्य बदल गया, आपको नया ज्ञान मिल गया। और ये सुव्यवस्थित और बौद्धिक, तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ कैसे? सुव्यवस्थित मतलब स्टेप वाइज आना है, शोध करना है तो स्टेप वाइज सारा शोध करना है। और वस्तुनिष्ठ कैसे है? कभी भी देखिए शोध में मोस्टली वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न रखे जाते हैं, हाँ नहीं, दोनों या कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न रखे जाते हैं ताकि आप फील्ड में जाके अगर किसी से प्रश्न करें तो उसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आंसर देने में, ठीक है, और उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। ऐसा प्रश्न मतलब ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है। और फिर इसमें विभिन्न स्रोतों का यूज़ किया जाता है। इसमें जब आप शोध करेंगे तो आपको आंकड़े भी कलेक्ट करने रहते हैं, ठीक है। तो जो आंकड़े होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं और द्वितीयक आंकड़े होते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब देखिए जो डाटा होते हैं इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्राइमरी डाटा, प्राइमरी वही प्राथमिक डाटा, ठीक है, प्राथमिक डाटा। प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी राइटिंग बिल्कुल नहीं अच्छी है, लेकिन मुझे इतना पता है आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद होता है द्वितीयक, ठीक है। अब द्वितीयक आंकड़ा, हिंदी में इसको आंकड़ा कहते हैं, आंकड़ा या फिर प्रदत्त भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मैं इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन करूँगी आगे शोध में, शोध काफ़ी लंबा चैप्टर है लेकिन मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग अपना सहयोग दीजिए, मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं अपने ज्ञान को पूरे तरीके से मतलब जितना मैं शोध जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मतलब शोध मतलब कर चुकी हूँ, लघु शोध कर चुकी हूँ, मैं एमफिल कर चुकी हूँ ज्योग्राफी से। बट अब ये नई शिक्षा नीति ने तो शायद एमफिल हटा ही दिया है, बट कोई बात नहीं, अब मेरा मतलब ट्रैक ही चेंज हो गया है। मैं ज्योग्राफी से थी, पूरी पढ़ाई लिखाई में ज्योग्राफी से ही थी, लेकिन अब मैं होम साइंस को चूज़ कर ली हूँ। जब से मैं मतलब मैडम के टच में आई, कुसुम मैडम के टच में, मुझे पता नहीं क्यों बहुत जिज्ञासा हो गई इस सब्जेक्ट पे, और मुझे सक्सेस भी मिला, नेट क्वालिफाई हो गई तो और मुझे कॉन्फिडेंस हो गया इस सब्जेक्ट पे। तो बस मैडम के कारण ही मैं काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रही थी। तो शोध मैं आप लोग को हो सकेगा तो अपना लघु शोध की जो मेरी पुस्तिका है मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी,
कि हम लोग ने कैसे बनाया था, बट यही है कि वो अदर सब्जेक्ट पे, वो ज्योग्राफी पे, भूगोल पे है और होम साइंस पे। देखिए शोध तो सब सब्जेक्ट में लगभग एक जैसा ही स्टेप होता है, सब में लगभग क्या मोस्टली सब में एक जैसा ही स्टेप होता है, बस सब्जेक्ट का फ़र्क होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम अपने टू द टॉपिक पे आते हैं। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो हम फील्ड में जाके खुद से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपको किसी स्कूल के बारे में पता करना है, कुछ जानकारी लेना है कि वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है, कैसे वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और किसी स्कूल में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप खुद से स्कूल में जाके बच्चों से खुद से मिलेंगे, बात करेंगे, वहाँ के स्टाफ से मिल के बात करेंगे, और वहाँ के जो पूरे मैनेजर हैं, जो भी मतलब वहाँ का पूरा देखते हैं, सब कार्यभार संभालते हैं, वहाँ पे जाके जो आप मिलके जो अपना एक डाटा कलेक्ट करेंगे, वो सब आएगा प्राथमिक डाटा के अंतर्गत। ठीक है, और प्राथमिक डाटा के अंतर्गत ही आता है ये सब। देखिए प्रश्नावली आता है, अनुसूची आता है, साक्षात्कार आता है, और काफ़ी बहुत लंबा है ये। मैं ये सब चीज़, ये एक एक चीज़ मैं आप लोग को समझाऊंगी कि प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, साक्षात्कार क्या है, ये सब चीज़ मैं बताऊंगी आप लोग को। तो आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। सिंपल है, प्राइमरी डाटा वो होता है कि जो आप फेस टू फेस जाके अपने सर्वे फील्ड में, जो आपका सर्वेक्षण क्षेत्र है, वहाँ जाके आप फेस टू फेस जाके आप अपना आंकड़ा कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्राथमिक डाटा कहते हैं। अब वो बात अलग है कि आप किस मेथड को यूज़ करके कर रहे हैं, उससे वो प्राथमिक डाटा में नहीं मैटर करता। ठीक है, अब उसके बाद है द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत वे आंकड़े आते हैं जो हमको एक सरल भाषा में कहा जाए ना, तो बैठे बिठाए आपको मिल गया और आपने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, आपको उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी क्षेत्र की जनसंख्या पे आप मान लीजिए शोध कर रहे हैं, आप वो जनसंख्या का डाटा लेना चाहते हैं, गए आप और नगर निगम या फिर दूसरे जो केंद्र होते हैं वहाँ से जाके आप वहाँ के क्षेत्र का जनसंख्या का रिपोर्ट ले लिए, मिल गया आपको ना किसी के घर जाना पड़ा, ना आपको सर्वे करना पड़ा, आपको आराम से वो डाटा मिल गया। तो वो सब होते हैं द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत। तो वो सब मैं आपको समझाऊंगी कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े के अंदर जो सब डिवीज़न होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया, अब इसमें क्या होता है, इसमें पूर्वग्रह और मतलब जो पूर्वग्रहों और रूढ़िवादिताओं को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है शोध में बिल्कुल रूढ़िवादिताओं को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि नहीं आप शोध नहीं कर सकते हैं, आप मतलब जो एक रूढ़िवादिता चली आ रही है वो सब चीज़ का बिल्कुल इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है शोध में। शोध एक अपने आप में एक नवीन खोज है, नवीन ज्ञान है एक। ठीक है, इसमें कोई भी अंधविश्वास का कोई भी स्थान नहीं है। उसके बाद शोध के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ है कि जो भी शोध वैज्ञानिक अभिकल्पों पे वे रहते हैं वो सत्यापित होते हैं। शोध में वैज्ञानिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, वैज्ञानिक आंकड़े हों, वैज्ञानिक तरीके हों, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और आंकड़े एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका जो उपकरण है, आपका जो मेथड है, अगर वही विश्वसनीय नहीं है तो आपका शोध शायद नहीं सक्सेस होगा। और शोध को लास्ट में सत्यापित होना बहुत आवश्यक है। अगर शोध सत्यापित नहीं होगा तो आपका सोचिए, आप 5 साल से जो शोध करते आ रहे हैं, 5 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में, और मान लीजिए अगर आप वो सत्य नहीं साबित हो पाया तो आपका 5 साल लॉस हो जाएगा पूरा। इसीलिए आपको बिल्कुल ये करना चाहिए कि हाँ, मेरा जो शोध है वो सत्य साबित हो और निष्कर्ष भी उचित निकले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है शोध के लिए कि इसमें मतलब इसको सत्यापित किया जाना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए आपका शोध। आपकी परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए, आपका मेथड ऐसा होना चाहिए, आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसका भी ऐसा, आपके चर में वेरिएबल्स ऐसे होने चाहिए कि आपको
शोध सत्यापित हो सके। ठीक है, तो जैसा कि मुझे ऐसा मतलब है कि आपको अर्थ और परिभाषा क्लियर हो गई होगी पूरा, और शोध के बारे में काफ़ी आपको नॉलेज मिल गया होगा। अब चलिए हम शोध के प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है शोध का। टाइप्स ऑफ रिसर्च में बहुत सारे मतलब वैज्ञानिकों ने कई अपने अपने तरीक़ों से रिसर्च का मतलब विभाजन किया है, बहुत ही ज़्यादा है इसका विभाजन। लेकिन मैं आप लोगों को ना थोड़ा ही मतलब जो इम्पॉर्टेंट है वही टाइप्स बताऊंगी जो हम लोग के क्वेश्चन में आते हैं, और जो हम लोग के लिए यूज़फुल होंगे मैं वो बता रही हूँ आप लोग को। और अगर आप लोग को इसके अलावा भी कुछ समझना होगा शोध के टाइप्स में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं बिल्कुल अपना भरपूर कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैं समझा सकूँ। ठीक है, आइए चलिए टू द टॉपिक, शोध का प्रकार। शोध का प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आता है वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध आता है सबसे पहले, वर्णनात्मक शोध। जैसा कि आप लोग इस शब्द से ही वाकिफ होंगे, वर्णनात्मक शोध से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब वर्णनात्मक शोध से ही आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगा कि वर्णनात्मक मतलब होता है किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए हम कहीं गए हैं किसी जगह पे और किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए ताजमहल को ही देख रहे हैं, या फिर आप ये संगम स्थल को ही देखिए इलाहाबाद में। ठीक है, जो गांव के एरिया से लोग आते हैं कुंभ मेला में, और कुंभ मेला को जो देखते हैं तो उसको देखने के बाद वो जब अपने गांव जाते हैं और उसके बारे में जो उनसे वर्णन करते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार का मौखिक वर्णनात्मक है। ठीक है, इसी चीज़ को जब एक रिसर्च करता, एक शोधकर्ता अपने शोध में जब उसको लिपिबद्ध कर देता है, लिख देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो वर्णनात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, उसको हम वर्णनात्मक शोध कहते हैं। और वर्णनात्मक शोध में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चरों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है सर्वेक्षणकर्ता का। मैं इसके लिए आप लोग को बता रही हूँ। चरों मतलब वेरिएबल्स पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये चर कौन सा बड़ा पहाड़ है, ये जो चर है ये कौन सा बड़ा पहाड़ है जिसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चर कोई बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा बुखार नहीं है। ये चर बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है। ये चर होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए, ठीक है, किसी गर्ल्स कॉलेज में ही मान लीजिए, हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग ज़्यादा महत्व रखते हैं लेडीज़ का और गर्ल्स का। तो गर्ल्स के कॉलेज में मान लीजिए आप लोग गए, ठीक है। अब वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं सर्वे करूँ कि यहाँ की लड़कियाँ क्या ड्रेसअप करती हैं ज़्यादा, ठीक है। तो आप अपने फिर घर आ गए और आप अपने मन में एक मतलब आप अपना एक सोचने लगे कि आई थिंक हो सकता है, देखिए मैं आपको चर समझा रही हूँ, ठीक है। तो आपने सोचा कि चलिए हो सकता है कि रुकिए मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, चर में आपने सोचा कि हो सकता है कि 50% लड़कियाँ सलवार सूट पहनती हों, ठीक है। चलिए मैं ये भी लिख देती हूँ, सलवार सूट पहनती हूँ,
ठीक है। फिर आप लोग सोचे, फिर जो मतलब सर्वे कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं 50% नहीं, आई थिंक 20% लड़कियां भी हैं जो जीन्स पहनती हैं, ठीक है, जीन्स पहनती हैं। फिर उसके बाद और फिर सोचे कि नहीं चलिए और 30% लड़कियां मोस्टली लेगी पहन के आती हैं, ठीक है। लेगी पहन के आती हैं। अब ये जो चर है, यही चीज़, ये जो है ना, ये जो आप परसेंटेज सोच रहे हैं कि इतनी % लड़कियां ये पहन के आती, इतनी % लड़कियां ये पहन के आती, यही चीज़ चर कहलाता है, इसी को हम चर कहते हैं, ठीक है। अब ये वर्णात्मक शोध में क्या होता है, यही जो चर होते हैं ये इन पे हमारा जो हम मान लीजिए कि मैं शोध करता हूँ, मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अभी अपने उस फील्ड में गई नहीं हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि हाँ इतने % लोग ये पहनते। फिर मैंने अगले दिन फिर सोचा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, शायद हो सकता है कि इतना एडवांस हो गया है हमारा मतलब संस्कृति, हो सकता है 20% लड़कियां ही सूट पहनती होंगी और आई थिंक 50% लड़कियां जीन्स पहनती होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका नियंत्रण नहीं है चर पे, आपके वेरिएबल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, इस पे बिल्कुल आपका नियंत्रण नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि वर्तमान समय का वर्णन किया जाता है और मूल प्रश्न देखा जाता है। और सर्वेक्षण, इसमें क्या होता है कि सर्वेक्षण स्थल पे जाके फिर आप वहाँ पे जाते हैं कॉलेज में और आप एज इट इज़ एट प्रेजेंट क्या है वहाँ पे वो देखते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वर्णात्मक शोध में मूल प्रश्न बनते हैं। मूल प्रश्न होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, WHAT व्हाट, WHY वाई, वेयर, ऐसे प्रश्न बनते हैं वर्णात्मक शोध में। तो आई थिंक आपको वर्णात्मक शोध क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो मैं अगले शोध में बढ़ती हूँ, अगले स्टेप में हूँ, विश्लेषणात्मक शोध है अगला, ठीक है। वर्णात्मक शोध हो गया ना, इसमें बस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं हटा दे रही हूँ पहले, ठीक है। चरों का कोई, हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें बन सकता है क्वेश्चन कि किस शोध में शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो वो क्या है, वर्णात्मक शोध है, ठीक है। ये भी एक MCQ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कि जिस शोध में मतलब चरों पर नियंत्रण नहीं होता है शोधकर्ता का, वो वर्णात्मक शोध होते हैं। अब मैं सेकंड शोध आती हूँ, सेकंड प्रकार है जो हमारे अब सेकंड वाला जो है वो है विश्लेषणात्मक शोध। देखिए आप लोग को अगर इसका मतलब रिटर्न चाहिए कि हाँ आप लोग को नोट्स बनाना है, हमको मैडम इसका रिटर्न प्रोवाइड करा दीजिए, तो अभी कुछ दिन थोड़ा रुकिए, आप लोग को इसका रिटर्न भी मिल जाएगा। हम मतलब एज इट इज़ स्क्रीन पे मैं अपना नोट्स दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब हो धीरे धीरे सारी आप लोग के लिए व्यवस्था होगी। बस आप लोग अपना साथ दीजिए, हम लोग को लाइक करिए ताकि हम आगे बढ़ें और आप लोग को जितना भी शोध का मटेरियल है मैं आप लोग को दे सकूं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, विश्लेषणात्मक शोध को ही हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिकल शोध, ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट वर्णात्मक शोध का उल्टा होता है। इसमें शोधकर्ता जो होता है ना, शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है, वेरिएबल्स पे नियंत्रण होता है, ठीक है। देखिए चरों पर
नियंत्रण होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग, हैंडराइटिंग पे मेरे मत जाइएगा। ठीक है, चरों पे नियंत्रण होता है। शोधकर्ता को मतलब इसमें कैसे चरों पे नियंत्रण होता है विश्लेषणात्मक शोध में? क्यों? क्योंकि जो पहले से शोध किया जा चुका है और आपका टॉपिक उसी शोध से मिलता जुलता है, तो आप उस थीसिस को जाके लाइब्रेरी से निकलवा के देखेंगे तो आपको जो डाटा मिलेगा, आप उस डाटा को यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो पहले से बना बनाया डाटा है ना आपके पास, तो क्या उसमें मतलब उतार चढ़ाव होगा? एज इट इज़ आप लेंगे उसको। तो इसीलिए इसमें चरों पे नियंत्रण बना रहता है। और वर्णनात्मक शोध में हमको फील्ड में जाके सर्वे करना पड़ता है। अगर हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ है कि नहीं है, वो हमको फील्ड में जाके देखना पड़ता है। इसीलिए उसमें वेरिएबल्स में उतार चढ़ाव होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। इसमें शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जो पहले से उनको प्राप्त है, डाटा मिला हुआ है। अब जैसे आप जनसंख्या पे शोध कर रहे हैं और जनसंख्या का आपको डाटा आप जाके नगर निगम से कहीं से ले लिए किसी क्षेत्र का, तो आप चाहेंगे कि उसमें बदलाव करें। क्यों बदलाव करेंगे आप भाई? क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे शोध किया गया है, सर्वे किया गया है घर घर जाके। आपको तो नहीं मुमकिन है कि आप घर घर जाके शोध पीएचडी के लिए आप घर घर जाके किसी का जनसंख्या का डाटा कलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब आपको बना बनाया चीज़ मिल गया तो उसमें अब क्या वेरिएबल्स, चर में उसमें क्या आप उतार चढ़ाव होगा? वो तो एज इट इज़ आपको मिल गया। तो विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल शोध, इसी को एनालिटिकल शोध कहते हैं। आप इंग्लिश देख के आप लोग मत परेशान हो गए, क्योंकि यूजीसी नेट इसी का खूब फायदा उठाता है। ऐसा ही एनालिटिकल को वो हिंदी में भी एज इट इज़ लिख देगा, एनालिटिकल रिसर्च, और इसी में फिर हम लोग डर जाते हैं कि अरे ये कौन सा शोध है। नहीं, ये विश्लेषणात्मक शोध है। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस शोध में शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है, तो वो क्या है? विश्लेषणात्मक शोध है। बिल्कुल याद रखिएगा, वर्णनात्मक शोध और विश्लेषणात्मक शोध। देखिए एक तरीका भी है वर्णनात्मक शोध, जाहिर सी बात है आप जिस चीज़ का वर्णन करेंगे थोड़ा सा उसका उतार चढ़ाव करके बताएंगे। तो याद रखिएगा कि वर्णनात्मक शोध मतलब हम जब कहीं का वर्णन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम ज़्यादा करके बोलेंगे, तो मतलब हमारे चर में भी वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, उसको वर्णनात्मक शोध। और विश्लेषणात्मक शोध कि मतलब हम पहले से कोई चीज़ देख पा गए हैं कहीं पूरा डाटा, और उसी का हमको बस एज इट इज़ विश्लेषण कर देना है, पूरा मतलब उसी को डिस्क्राइब कर देना है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थर्ड लेते हैं, विशुद्ध या मूल शोध। विशुद्ध या मूल शोध। अब ये जो विशुद्ध या मूल शोध है ये थोड़ा सा साइंस का है। इसमें सिद्धांत, जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, जो भी हमारे जो पहले से सिद्धांत मतलब सिद्धांत जो हम खोजते हैं उसका निर्माण होता है और ज्ञान का विस्तार होता है। और इसमें ज़्यादातर महत्व गणित तथा मूल विज्ञान के शोध आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें गणित और मूल विज्ञान के शोध आते हैं। मूल विज्ञान अभी मैं आपको पूरा समझा रही हूँ कि ये कैसे है, आप लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे क्या होता है। मूल विज्ञान आते हैं। अब देखिए जैसे कि ये सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत का कैसे है ये सिद्धांत। देखिए जैसे हमारे जो वो रिसर्च किए, हमारे साइंटिस्ट जो रिसर्च किए हैं,
तो वो जैसे न्यूटन ने जो रिसर्च किया है गुरुत्वाकर्षण का, हाँ देखिए सबसे अच्छा उदाहरण मिल गया। गुरुत्वाकर्षण का जो रिसर्च किया है न्यूटन ने, तो वो क्या है, वो एक सिद्धांत बन गया है अब हमारे लिए, हमारे फिजिक्स के लिए, हमारे मैथ के लिए, मतलब वो एक सिद्धांत बन गया है। ऐसा शोध है वो कि हाँ सेब आखिर जो पेड़ से नीचे आया कैसे आया, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आया। तो उनका जो 3 नियम है, लॉ है, वो सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए गणित और मूल विज्ञान आते हैं। गणित मूल विज्ञान। अब देखिए आप चाहे इंडिया में रहिए, चाहे अमेरिका में रहिए, चाहे इंडिया के ही किसी अदर स्टेट में भी रहिए, लेकिन जब आप गणित का लेंगे तो गणित में 1+1, आई थिंक आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, 1+1 = 2, यही बताएगा। चाहे इंडिया में रहिए, चाहे अमेरिका में रहिए, और चाहे इलाहाबाद में रहिए, चाहे जबलपुर में रहिए, आप लोग 1+1 2 ही बताएगा, गणित का ही बताएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि मतलब गणित का सोच चाहे आप कहीं भी करिए वो एक ही जैसा बताएगा। ठीक है, अब आगे की क्लास में आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, और आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मैं आप बस अपना सहयोग दीजिए ताकि हम पूरा आप लोग को शोध का और होम साइंस का सारा सिलेबस आप लोग को बता सके। और देखिए जहाँ तक मैडम को भी, कुसुम मैम को भी जब टाइम मिलेगा ज़रूर आएंगी आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, टिप्स देने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मैडम से भी बताइए, कमेंट करिएगा, मैडम भी पूरा भरपूर कोशिश करेंगी आप लोग को समझाने के लिए। और सर आप लोग को बायोलॉजी, ये मानव विज्ञान और न्यूट्रिशन का पोर्शन बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 भी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।